वेलकम टू एग्ज़ाम ABCD। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर के सीरीज। आज सेट 4 है जिसमें एडवांस लेवल के प्रश्न हैं। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं। अगर आप 10 प्रश्न भी सही कर पाते हैं तो हम मानेंगे कि आपका नॉलेज लेवल अच्छा है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न अभी रेलवेज के एग्ज़ाम में तो पूछे ही गए हैं, साथ ही रिसेंट में कंप्यूटर से रिलेटेड बिहार के एग्ज़ाम में अच्छे सवाल पूछे गए हैं। तो आने वाले बिहार के और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे BSSC और असिस्टेंट, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको और भी पूछे जा सकते हैं। रुझान अभी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम ज़्यादा डाला गया है। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे प्रश्न रहेंगे एनालिसिस के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप पूछेंगे, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। पहले आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे कि ये प्रश्न का 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है या पहले से आप क्या जानते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं कि BIOS यानी बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शंस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। चलिए आंसर देखेंगे। यह बायोस जो होता है यह फर्मवेयर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए यह क्या करता है, यह हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। बायोस इसी का क्या है, उदाहरण है। बायोस जो है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर जब सबसे पहले स्टार्ट होता है तो बायोस उसमें काम करता है। बायोस क्या करता है, तो यह हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन को स्थापित करता है। ठीक है, कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले क्या करेगा, जो भी हार्डवेयर उसमें लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ रहता है, प्रिंटर लगा हुआ रहता है, कीबोर्ड लगा रहता है, एक्स्ट्रा में माउस लगा रहता है, सबको चेक करेगा कि सही से कनेक्शन लगा है कि नहीं लगा हुआ है। और इसी का एक पार्ट होता है बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, जो जैसे ही हम कंप्यूटर खोलते हैं और हमें उसका विंडोज जस्ट दिखने लगता है, ठीक है, तो विंडोज़ का लोडिंग होना बूट स्ट्रैप लोडर कहलाता है। इसको हम आगे और देखेंगे, इस टाइप के प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्मवेयर। बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में DMA का क्या कार्य होता है। ऑप्शंस है रैम विस्तार करना, CPU के बिना डिवाइस और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र करना, CPU की गति को बढ़ाना, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग, हार्ड डिस्क के डीफ्रेगमेंटेशन में। तो ऑप्शंस के आंसर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का कि कंप्यूटर में DMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्या करता है, CPU को बाईपास कर देता है। ठीक है, जहाँ तक हम लोग अभी क्या पढ़े हुए हैं कि हम ये इनपुट लेता है कंप्यूटर, ठीक है, CPU में प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। लेकिन ये क्या करता है, डायरेक्ट DMA डिवाइस और रैम के बीच सीधे डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी B नंबर, CPU के बिना डिवाइस और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र करना। प्रश्न नंबर 3 है, थ्रेशिंग शब्द किससे संबंधित है। वायरस का अटैक हो जाना, मेमोरी का अत्यधिक पेज स्वैपिंग होने लगना, डेटा का करप्ट कर जाना यानी करप्शन कर जाना, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश कर जाना। एक बार फिर से देख लीजिए, थ्रेशिंग शब्द आंसर हो जाएगा कि मेमोरी का अत्यधिक पेज स्वैपिंग होना, ऑप्शन नंबर B। इसका क्या होगा, इसमें होता क्या है थ्रेशिंग में कि ये जब कंप्यूटर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, इसमें ज़्यादा काम होता है, बार बार है ना डेटा लाने में जब व्यस्त हो जाता है इसका रैम, तो उस कंडीशन में ये हैंग करने लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये थ्रेशिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, थ्रेशिंग हो रहा है। जब एक साथ में बहुत सारा प्रोग्राम आप चला देते हैं या आपके सिस्टम का रैम बहुत कम होता है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, या कुछ वर्चुअल रैम होता है उसका सेटिंग यदि गड़बड़ है तो उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम आती है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। उस समय क्या होता है, मेमोरी आपका हैंग होने लगता है, सही से काम नहीं करता है, उस कंडीशन को थ्रेसिंग बोलते हैं, यानी मेमोरी का अत्यधिक पेज स्वैपिंग होना। अगला प्रश्न है EEPROM क्या है, मतलब EEPROM क्या है। इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, इसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी, इसे बार बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और लिखा जा सकता है। ऑप्शन डी, इसमें कोई अस्थायी मेमोरी नहीं होती है। आंसर देखेंगे, इसे बार बार इलेक्ट्रॉनिकली मिटाया और लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, तो इसे बार बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। मेनली इसका आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, P फॉर प्रोग्राम, और EE का हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। चलिए, तो ये इसका काम होता है EEPROM का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऑप्शंस आर डीबगिंग, इंटरप्रेटिंग, कंपाइलिंग या इनक्रिप्टिंग। आंसर है कंपाइलिंग। किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कंपाइलिंग। ठीक है, अब समझेंगे कि कंपाइलिंग क्या होता है। कंपाइलिंग का सिंपल सा मतलब होता है संकलन करना। क्या करना, संकलन करना। यह क्या करता है, बहुत सा लैंग्वेज को लेकर के, जो मशीनी लैंग्वेज होता है ना, जो कोड होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाइलिंग। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर का होना जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रोग्राम बनता है ना, वह इंसान को समझने लायक भाषा में होता है। जैसे सिंपल सा अंग्रेजी इंग्लिश में कंप्यूटर उसको समझता नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, एप्पल लिखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इसको एप्पल नहीं समझता है। कंप्यूटर या तो 0 समझेगा, नहीं तो 1 समझेगा। 0 1 0 1, कंप्यूटर को यही 2 लैंग्वेज ही पता है, जिसको बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइलर क्या करता है, जो लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइलिंग करना जरूरी है, तो मतलब मशीन को समझाना जरूरी होता है, कंप्यूटर को समझाना जरूरी है। तो उस लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ये क्या करता है, उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में बदलता है। जो भी कोड भेजते हैं उसको ये चेंज करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि TCP/IP किसके लिए प्रयोग होता है। फाइल स्टोरेज के लिए, प्रिंटिंग के लिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, पासवर्ड एन्क्रिप्शन के लिए। आंसर हो जाएगा क्या, तो ये प्रयुक्त होता है किसके लिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, क्यों, तो ध्यान से देखिए, IP इसका फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, तो इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन का मूलभूत प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है, दोनों के बीच में ना सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सिक्योरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि SQL किस लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्किंग के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। SQL। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7वां है। देखेंगे इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शंस नंबर 3, SQL का फुल फॉर्म होगा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ये SQL क्या करता है, डेटाबेस को क्यूरी, अपडेट और डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। डेटा बैकअप करना, वायरस स्कैन करना, नेटवर्क की सुरक्षा करना या रैम के मैनेजमेंट करना। फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल का काम होता है नेटवर्क की सुरक्षा करना। फायरवॉल के कारण ही देखते होंगे या सुने होंगे, चाइना क्या करता है, अपने यहाँ फेसबुक को नहीं चलने देता है, या बाहर का जो भी न्यूज़ होता है वहाँ के पब्लिक को पहुँचने नहीं देता है। वो लोग व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं, बदले में यूज़ करते हैं WeChat।
ठीक है। तो ये सब किसके माध्यम से, फायरवॉल के माध्यम से वो लोग करते हैं। क्या करते हैं, वो बाहरी जो भी नेटवर्क, जो असुरक्षित नेटवर्क है उससे वो सुरक्षित कर लेते हैं, मतलब अपने एरिया में पहुंचने नहीं देते हैं। तो फायरवॉल का मुख्य काम क्या हो गया, नेटवर्क में सुरक्षा करना। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 9 है कि हाइपर लिंक किस सॉफ्टवेयर फीचर से संबंधित है। ऑप्शन है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अब समझेंगे कि हाइपर लिंक होता क्या है। अभी देखिए, सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एक फ़ोटो आता है, ठीक है। अब उस फोटो पे आप क्लिक कीजिएगा तो फिर कोई दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ कोई वेबसाइट का लिंक नहीं था, ये क्या था, ये तो नॉर्मल सा एक फ़ोटो था। लेकिन अब इस फोटो पे जब क्लिक किए तो दूसरा वेबसाइट क्यों खुल गया, यहाँ तो कोई लिंक नहीं था वेबसाइट का। तो इसी फोटो में छुपा करके इसके अंदर समझ लीजिए एक वेबसाइट का लिंक डाल देना या अदर वेबसाइट का लिंक डाल देना ही हाइपर लिंक कहलाता है ना। कहीं पे देखिएगा मोटे मोटे लिखा रहेगा गूगल पे या कहीं पे भी क्लिक हेयर, ठीक है। तो क्लिक हेयर क्या है, एक वर्ड है, उसमें एक वेबसाइट का लिंक रहता है, लेकिन आपको दिखेगा क्या, ओनली क्लिक हेयर, वो वेबसाइट नहीं दिखेगा। ठीक है। तो उस वेबसाइट, उस वर्ड के अंदर क्या किया जाता है, या फोटो के अंदर एक लिंक हाइड कर दिया जाता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। और यह स्प्रेडशीट में भी किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन में भी किया जा सकता है और वर्ड प्रोसेसिंग में भी किया जा सकता है। मतलब इन सभी में हाइपर लिंक को डाला जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी बिट होती है। 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। चलिए अब देखेंगे कि IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि IPv यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, V फॉर वर्जन और 6, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो क्या करता है, एक दूसरे, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, यह एक सभी जो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उन सभी का इसमें एड्रेस होता है। ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए कि अभी न मोबाइल, छोटे छोटे गैजेट, कंप्यूटर बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे। तो क्या किया गया है, पहले वर्जन यूज होता था IPv4। ये क्या था, यह इसमें अधिक IP एड्रेस नहीं बन पाते थे। उस समय कंप्यूटर की संख्या कम था तो इससे काम चल जाता था। उस समय डाटा तेज़ नहीं रहता था तो भी काम चल जाता था। ठीक है। सिक्योरिटी कम रहता था इसमें, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं थे कंप्यूटर के बारे में, हैक नहीं कर पाते थे। ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो ज़्यादा लोग अच्छे से जानने लगे, तो इस वाले IP को ईजिली हैक करना ईजी हो गया था। ठीक है। और इसका नेटवर्क सेटिंग करना बहुत ही टफ होता था। पहले देखते होइएगा एक मोडेम रहता था, मोडेम जोड़िए और क्या क्या कर करके फिर नेट कंप्यूटर पे चलता था। तो इस सब को ख़त्म करके क्या लाया गया, नया वर्जन लाया गया IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो सिंपल सी बात है कि जब ये पहले इसका क्या होगा, साइज भी इंक्रीज करेगा। जैसे सिम था पहले 32 बिट का आता था, अभी देखिएगा तो 256 या 128 बिट से ऊपर का होगा। आपके मोबाइल में जो सिम लगा हुआ है उसको कभी चेक करके देखिएगा। ठीक है। तो IPv6 का जो एड्रेस की लंबाई होती है वो कितना होगा, 128 बिट होगा। ठीक है। अब याद रखेंगे कि इसमें क्या है, बेहतर डाटा ट्रांसफ़र मिलता है, बेहतर सिक्योरिटी मिलता है, इजी नेटवर्क सेटअप है। आप इसमें इजीली नेटवर्क, वाईफाई हो या कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे कि फिशिंग साइबर हमले का उद्देश्य क्या होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, फिशिंग साइबर हमले का उद्देश्य क्या होता है। नाम ही पता चला फिशिंग है ना, किसी को मूर्ख बना करके उसका डेटा चुरा लेना। ठीक है। तो देखिए इस फिशिंग से क्या होता है, हार्डवेयर को नुकसान होता है, या ऑप्शन बी पासवर्ड और गोपनीय जानकारी को चुरा लेना, या ऑप्शन सी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, या ऑप्शन डी नेटवर्क स्पीड बढ़ाना। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, तो
पासवर्ड और गोपनीय जानकारी किसी का ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से चुरा लेना फिशिंग कहलाता है। आपको ये लोभ देगा कि आप जीतने वाले हैं 2 करोड़ रुपए, जस्ट ये 2 टास्क कंप्लीट करें, 2 लोगों को फॉरवर्ड करें, आप जीतेंगे, और उस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सारा डेटा उसके पास चला जाएगा और आप हो गए फिशिंग के शिकार। ठीक है, मैंने आपका पासवर्ड और गोपनीय जानकारी वो चुरा लिया गया है। अब हो सकता है उसका वो इस्तेमाल कर पाए या ना कर पाए अलग बात है, लेकिन आपका डेटा उसके पास चला गया। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। फिशिंग क्या होता है, ईमेल या लिंक के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से OTP जैसी जानकारी चुराने का प्रयास करना, या इस तरह के और भी जानकारी चुराने को प्रयास करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। यह एक प्रकार का साइबर हमला है। प्रश्न नंबर अगला है 12। एक सामान्य कंप्यूटर सिस्टम में बूट स्ट्रैप लोडर कहाँ स्थित होता है। हमने देखा था यह प्रश्न नंबर पहला में ही, क्वेश्चन नंबर पहला में ही बोला था कि बूट स्ट्रैप से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ऑप्शंस है रैम, हार्ड डिस्क, रोम, कैश मेमोरी। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, आपको बताया था कि जस्ट ओपन होने के बाद, लैपटॉप या सिस्टम ओपन होने के बाद जो विंडोज़ दिखता है वो किसके कारण, तो बूट स्ट्रैप लोडर के कारण। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये किस में रहता है, रोम में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब ध्यान समझेंगे। बूट स्ट्रैप लोडर रोम एंड रीड ओनली मेमोरी में होता है, जो OS को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पिंग। 13 नंबर प्रश्न है कि पिंग कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है। वेब पेज को पिंग करने के लिए, नेटवर्क डिवाइस की उपलब्धता को जांचने के लिए, फोल्डर ओपन करने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए। तो हम समझेंगे पहले पिंग क्या है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं और ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, आप भी इधर शांत बैठे हुए हैं, इधर भी शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको डाउट हुआ ये कहीं सो तो नहीं रहा है, तो आप इसको एक बार आवाज़ लगाए, अरे, अब वो आपको रिस्पॉन्स दिया, मतलब आपने क्या किया, उसको पिंग किया, मतलब उसको चेक किया कि वो सामने वाला रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। यदि रिस्पॉन्स दे रहा है तो कितनी देर में दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नेटवर्क डिवाइस की उपलब्धता को जांचने के लिए। पिंग किसके लिए उपयोग होता है, तो नेटवर्क डिवाइस की उपलब्धता के जांचने के लिए। यानी आपके कंप्यूटर में कोई वाईफाई मान लीजिए जुड़ा हुआ है, आपके सिम में आपके मोबाइल से वाईफाई जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर नेट काम नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करना पिंग करना कहलाता है। ठीक है, यानी नेटवर्क कनेक्शन सही है या नहीं, वेबसाइट सर्वर चालू है या नहीं, इंटरनेट स्लो है या फास्ट है, इस चीज़ को चेक करना क्या कहलाता है, पिंग करना कहलाता है। सिंपल सा समझेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्नल भेजना। मतलब एक जो कमांड होता है यह जांचने के लिए उपयोग होता है कि कोई दूसरा कंप्यूटर या वेबसाइट नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक है, मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि आप छोटा सा एक संदेश अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं, तो उधर से जवाब आता है, कितना देर में आता है वो भी देखना। ठीक है, कि नेटवर्क कनेक्शन सही है या नहीं, वेबसाइट या सर्वर चालू है या नहीं, इंटरनेट धीमा है या स्पीड है, इस चीज़ को चेक करना क्या कहलाता है, पिंग करना कहलाता है। ठीक है, और मोबाइल या लैपटॉप में ये सब तरीका अलग अलग है, बहुत लोग रिफ्रेश करके देखते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। पिंग कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो नेटवर्क डिवाइस की उपलब्धता को जांचने के लिए। अगला प्रश्न है कि DNS का पूरा नाम क्या है और यह क्या करता है। तो DNS का पूरा नाम क्या हो सकता है, डाटा नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, डायनामिक नेटवर्क सोर्स या डायरेक्ट नेम सेटिंग। काम क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर करना, IP से नाम को मैप करना, नेटवर्क सेव करना या वेबसाइट डिज़ाइन करना। चलिए आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग दिए होंगे इसका आंसर। देखते हैं आंसर वास्तव में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे DNS का फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ज़्यादातर डोमेन का यूज़ किस लिए करते हैं, तो जो वेबसाइट बनाते हैं, ध्यान से देखिए, तो जितने भी सरकारी वेबसाइट होते हैं उसका अंत में .gov लगा रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं डोमेन, या ज़्यादातर देखते हैं .com लगा रहता है, .in लगा रहता है। तो ये डॉट के बाद जो वर्ड यूज़ होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं डोमेन।
ठीक है। तो DNS का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, IP से नाम को मैप करता है, मतलब आपका जो IP है, मोबाइल का एड्रेस है, ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो मोबाइल का एड्रेस है उसके ये क्या करता है, IP से नाम को मैप करता है, मतलब जोड़ता है। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या जो वेबसाइट है उसको नाम में बदलता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, google.com को इस रूप में, इस एड्रेस के रूप में चेंज किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्पैम ईमेल को किस सॉफ्टवेयर द्वारा फिल्टर किया जाता है। अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या आपके ईमेल एड्रेस पे सबसे ज़्यादा स्पैम आता है तो किस फिल्टर का यूज करेंगे, वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस, स्पैम फिल्टर या प्रॉक्सी सर्वर। तो इसका यूज हम किसके करेंगे, स्पैम फिल्टर का। स्पैम फिल्टर के हेल्प से आप अनचाही मेल को पहचान कर फिल्टर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि कौन सा लॉजिक गेट है ना, एंड यानी और नोट दोनों संयुक्त रूप है। नॉट एंड, नॉट और, एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नोर। ये प्रश्न सबसे अलग है, देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसका तो आंसर हो जाएगा क्या, नॉट एंड। ठीक है, लेकिन लॉजिक गेट क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे प्रोसेसर होता है, हम लोग देखते हैं कि CPU प्रोसेसिंग करता है, तो CPU अकेला नहीं होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, लॉजिक गेट सर्किट जैसे लगे होते हैं, है ना। अगर सिंपल सा हम कैलकुलेटर का एग्जांपल ले तो कैलकुलेटर में एक छोटा सा चिप लगा होता है, ठीक है, और यही चिप में ये होता है लॉजिक गेट। ठीक है, ये इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसमें होता क्या क्या है, ये डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है, ये जो लॉजिक गेट है इसका काम क्या होता है, तो लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल लेकर, जो क्या करता है, इनपुट सिग्नल लेता है और तय नियम के अनुसार आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब CPU का जो काम होता है ना, अगर ये सब नहीं रहेगा लॉजिक गेट तो CPU काम नहीं करेगा। CPU इसी सब से मिलकर बनता ही है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार का डिवाइस या सर्किट है जो इनपुट सिग्नल लेकर के नियम के अनुसार, जो पहले से आप उसको कमांड दिए हुए हैं उसके अनुसार ये आउटपुट देता है। यानी कुल मिलाकर कहिए तो यह कंप्यूटर को सोचने यानी डिसीजन लेने की क्षमता का जो आधार होता है, बेस होता है, यही लॉजिक गेट ही होता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट का इतना प्रकार है, क्या क्या है, सबसे पहला है और गेट यानी एंड गेट, और गेट है ना, नॉट गेट, नॉट एंड, नॉट और, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नोर। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हालांकि ये आपको याद कर लेना है, ये सब किस टाइप का है, तो लॉजिक गेट का एक टाइप है। ठीक है, इसका प्रकार क्या होता है, एंड गेट क्या करता है, और गेट इसको हिंदी में ये बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश में आप याद रखिए कि एंड गेट क्या करता है, तो सभी अगर इनपुट एक हो तो आउटपुट भी एक दिखाता है। ये क्या करता है, अगर सभी इनपुट एक हो तो आउटपुट भी एक दिखाता है। और गेट क्या करता है, ये कोई भी एक इनपुट हो, है ना, कोई भी मतलब इनपुट यदि एक हो तो आउटपुट एक दिखाएगा। नॉट गेट क्या करता है, इनपुट का जस्ट उल्टा करता है, अगर 0 दीजिएगा 1 दीजिएगा तो 0 दिखाएगा, 0 दीजिएगा तो 1 दिखाएगा। और ये जो नंद, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नॉट एंड। ठीक है, तो नॉट एंड ये क्या करता है, तो एंड का जस्ट उल्टा है। ठीक है, नॉट और क्या करता है, तो और का जस्ट उल्टा है। ठीक है, अब समझेंगे। एक्सक्लूसिव OR क्या करता है, तो जब इनपुट अलग हो तभी आउटपुट ये एक देता है। ठीक है, और एक्स नोर क्या करता है, तो ये जब इनपुट एक जैसे होते हैं तो आउटपुट ये 0 देता है। हालांकि ये समझने से ज़्यादा बेहतर है, अगर समझ पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इसको कम से कम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा लॉजिक गेट एंड
और नोट दोनों का संयुक्त रूप है। ठीक है, ध्यान से समझिए, एंड और नोट। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नोट एंड पढ़ सकते हैं, नोट एंड। तो इसी को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, नोट और एंड। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नोट एंड, जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, नोट एंड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से आगे भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं, जैसे नॉट एंड मिल करके ये बनाया है ना। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए नॉट और मिल करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा नॉट और। ठीक है, इस प्रकार से आपको आगे भी प्रश्न दिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। डेटा संपीड़न यानी डेटा कंप्रेशन किसका उदाहरण है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखेंगे ये किसा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मतलब आपके पास डाटा का साइज बड़ा है तो उसको कंप्रेस करके उसको साइज छोटे करने का के लिए किसका यूज करते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिसको विनजीप बोलते हैं, विन आर कंप्रेशन, ये सब का यूज करके, है ना। ये सब ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, किसी किसी सिस्टम में नहीं रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिस्टम जो आते हैं उसमें ये सब इंस्टॉल होते हैं, जो डाटा को कंप्रेस करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर अगला है 18 नंबर। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य होता है। ठीक है, डेटा संग्रहण करना, नेटवर्क मॉनिटरिंग करना, पैकेट्स को मार्गदर्शन करना, वायरस स्कैन करना। आंसर क्या हो जाएगा, तो पैकेट्स को मार्गदर्शन करना। पैकेट्स मतलब सिंपल समझेंगे, डेटा को गंतव्य तक पहुंचाने का काम ये राउटर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, राउटर देखे होइएगा इस प्रकार का वाईफाई जैसा होता है, इसमें लगा रहता है। इसका टाइप अलग अलग होते हैं, रेलवे स्टेशन पे अलग टाइप के राउटर्स होते हैं। अगला 19 नंबर प्रश्न है, SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ईमेल भेजने के लिए, वेबसाइट निर्माण के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। आंसर देखेंगे, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके फुल फॉर्म से ही आपको आंसर मिल गया होगा। किस लिए यूज़ करेंगे, तो ईमेल को भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, SMTP का यूज़ होता है किसके लिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज का, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की स्थिति कब आती है। ऑप्शंस है, जब कोई सिस्टम वायरस से ग्रस्त हो जाए, जब सभी प्रोसेसर संसाधन एक दूसरे पर निर्भर हों, जब हार्डवेयर फेल हो जाए, जब पावर सप्लाई बंद हो। तो ऐसी बताइए इसमें से कौन सा स्थिति है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक की स्थिति में आ जाती है। तो ध्यान से समझेंगे, जब सभी प्रोसेसर एक दूसरे पर निर्भर हो। ठीक ना, मतलब सिंपल समझिए, एक कमरा में 4 लोग हैं, ठीक ना, या 5 लोग हैं, सभी एक दूसरे का केवल मुंह देख रहे हैं कि कोई ना कोई निर्देश देगा, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। सामने वाला इसका वेट कर रहा है, ये वाला इसका वेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन कंप्यूटर में भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक की स्थिति। उस समय क्या होता है, आपका कंप्यूटर काम करना बंद हो जाता है और कंप्यूटर फंस जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है, जो कार्य जहाँ होता है वहीं पे रुक जाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मिलाएंगे कि टोटल 20 प्रश्न में से आपके कुल कितने सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।